असल में पिछले कुछ महीनों से हमें जगह जगह पर और सोशल मीडिया पर हमें ये बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं अगर रोडों पर हर जगह ये बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर तुमने ध्यान से इन बोर्ड को देखा होगा तो नरेंद्र मोदी की फ़ोटो के सामने या फिर पास में ही G20 कुछ लिखा हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि ये G20 है क्या? असल में जानने की कोशिश की है कभी G20 का मतलब क्या है? और आज हम बात करने वाले हैं इसी G20 के बारे में। जब भारत में G20 की मीटिंग हुई तो क्या काले कारनामा हुए थे उस टाइम पर। तो चलिए बात करते हैं G20 के बारे में। देश के हर एक राज्य में G20 की बैठकें हुई तो G20 सम्मेलन स्थल यानी भारत मंडपम पे तमाम राज्यों के शिल्प का भी प्रदर्शन। चलिए फिर से टॉपिक की ओर देखते हैं। G20 को जानने से पहले आपको G7 के बारे में जानना होगा। साल 1970 की बात है, जब दुनिया की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और जिसका मेन कारण था 1973 में ऑयल क्राइसिस। ऑयल क्राइसिस तब शुरू हुए जब अरब देशों ने एम्बार्गो लगाया ऑयल पर। एम्बार्गो का मतलब है कि अरब देशों ने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली हम बात करें तो अमेरिका जैसे देश ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। फिर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की सरकारों ने इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए फैसला लिया कि हम सभी को साथ बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। यही वो कारण था जिसके कारण अमेरिका के वाइट हाउस में सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स की इनफॉर्मल मीटिंग होती है, जिसमें सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। यही 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्टर्न जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से इसी मीटिंग में मिलते हैं। फिर 2 सालों बाद में ये इटली और जापान को भी इस ग्रुप में मिला लेते हैं। और फिर 15 नवंबर 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। 1 साल बाद में कनाडा को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिससे ये ग्रुप G6 से G7 का बन जाता है और ये सातों देश अपने समय में सबसे डेवलप्ड देश थे। कुछ सालों बाद में 1998 को रशिया को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिससे ये ग्रुप G7 से G8 का बन जाता है। लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को जब अपने कब्ज़े में ले लिया तो रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे ये ग्रुप फिर से G8 से G7 का बन जाता है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ही हुई थी। साल 1997 में एशियन फाइनेंस क्राइसिस इसका मेन सबसे बड़ा कारण थी। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड इन देशों में भारी भरकम फाइनेंस क्राइसिस आई थी। और इन फाइनेंस क्राइसिस के कारणों की बात न करें तो ही ठीक है, वरना वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये फाइनेंस क्राइसिस इतने बड़े थे कि इनके इफेक्ट आसपास के देशों में भी पड़े। और फिर देखते ही देखते इन क्राइसिस के कारण इन देशों की करेंसीज की वैल्यू भी तेज़ी से नीचे गिरने लगी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और कुछ देशों में बहुत ज़्यादा झगड़े या फिर दंगे देखने को मिले। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर G7 को भी एहसास हुआ कि दुनिया में सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण यदि किसी एक देश को प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी देखने को मिलता है। इसीलिए G7 ने सोचा कि यदि हमें दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और इन क्राइसिस को रोकना है तो हमें बाकी देशों के साथ मिलकर उनके साथ बैठकर ये प्लान्स बनाने होंगे। फिर कुछ दिनों बाद में 26 सितंबर 1999 को G7 के सभी फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना हुई। इस मीटिंग में सभी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को शामिल किया जाता है, लेकिन सवाल वही था कि किस कंट्री को इस G20 में रखा जाए और किस कंट्री को इस G20 से बाहर निकाला जाए। G7 ग्रुप्स के मेंबर्स ने सबसे पहले सोचा कि जो G7 के ग्रुप्स के मेंबर हैं वो तो परमानेंट इस ग्रुप में रहेंगे ही, अदरवाइज़ जो देश सबसे बड़े इकोनॉमिक्स को हैंडल कर रहे हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है, जिसके बेसिस पर इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड रशिया इनको सबसे पहले शामिल किया जाता है इसमें। G20 में 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। साफ साफ बताऊं तो इसमें दुनिया के सबसे टॉप 20 कंट्रीज शामिल है। G20 को बनाने के पीछे असली वजह फाइनेंस क्राइसिस को रोकना थी। G20 ग्रुप को मीटिंग इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर के बीच होती थी। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा जब तक 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस नहीं हुए। The signs were everywhere, but now it's official we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. तभी इन देशों को एहसास हुआ कि हमें और थोड़ी सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए, जिसके दौरान सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को ही नहीं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट को भी मिलना चाहिए। इसीलिए पहली G20 लीडर्स की ऑफिशियल मीटिंग 2008 में ही होती है। इन मीटिंग्स में एक ट्राइको सिस्टम होता है, जिसके दौरान इन देशों में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट को शामिल किया जाता है। पिछले साल इंडोनेशिया को प्रेसिडेंट बनाया गया था, इस साल भारत को बनाया गया है और अगले साल ब्राज़ील को इस ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इसे ही ट्राइको सिस्टम कहते हैं।
इस ग्रुप के देशों में हर साल नए देश को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो कोई अचीवमेंट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही एक नए देश को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन भारत को इस साल प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मीडिया में इतना हंगामा खड़ा कर रखा है जैसे भारत को कोई नई विक्टो पावर मिली हो। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा G20 किसे कहते हैं और कितने देश इसमें शामिल है। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, डार्क फेस ऑफ G20, जिसके कारण दिल्ली में क्या काले कारनामे हुए थे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। भारत में G20 की मीटिंग में बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स ये आए थे। बट जब वो आए थे उससे पहले दिल्ली में 5 या 10 दिन पहले क्या हुआ था उसकी फ़ोटेज देखिए आप। दिल्ली के रोडों की साइड में ये जो ग्रीन पर्दे लगे हुए हैं, इनकी हकीकत ये है कि ये गरीबों को दिखाना नहीं चाहते। जो विदेश से आ रहे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट हैं, उन्हें अपनी देश की हालत ही नहीं दिखाना चाहते। ये तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में हकीकत में रोडों के साइड में जो गरीबों की झोपड़ियाँ होती हैं, उन्हें हज़ारों झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया। वहाँ पे उनको हटा के सिंपल मैदान कर दिए गए और उन्हें धमकी दी गई गरीबों को कि तुम लोग बाहर नहीं दिखोगे 3 दिन तक। आखिर में गरीब करे तो करेगा, जाए तो जाए कहाँ? आखिर वो अपने परिवारों को लेकर जाए कहाँ? उनके बयान देखिए आप खुद। कीड़े मकोड़ी की तरह मार के लात भगा देते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। गरीब है ना तो कौन सुनेगा। गरीबों को हटा रहे हैं, इसे पेरिस बनाएंगे। 20 देश के जो नेता आ रहे हैं ना, वही देखने आ रहे हैं। पेरिस से लोग आ रहे हैं, यहाँ रहने लायक है कि नहीं। दिल्ली 3 दिन तक बंद था। इसका कारण ये नहीं है कि G20 की मीटिंग आराम से की जाए, उसका कारण यह है कि दिल्ली में जो गरीब सड़कों पर निकलते हैं उन्हें घर के अंदर रखा जाए। दिल्ली की गई गुजरी हालत ना जो गरीबों की, उन्हें दूसरों के सामने न दिखा के अपने देश को बेहतर और बेहतरीन दिखाया जाए औरों के सामने। G20 लगा हुआ है और जो जिले के अंदर से आ रहे हैं ना, उनके देश में भी हमारे जैसे लोग हैं। ढकना तो बेकार है, पर्दे लगाए, हमको सूचना कर देते भाई अंदर रह लेना, हम अंदर ही रहेंगे। वैसे भी हम समझदार हैं। 3 दिन में तो ठप्पी बोलेंगे। अभी तो देखो क्या होता है। अब 3 दिन में काम धंधा तो है ही नहीं। अब बैठे घर में, जो 2-4 हज़ार रुपये जोड़ जार के इकट्ठे कर रखे उनको खाएंगे आराम से, बैठे घर में क्या करेंगे। एक गरीब को शाम की रोटी के लिए भी कमाने जाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने 3 दिन के लिए दिल्ली को बंद कर दिया। तो आखिर गरीब कहाँ जाएगा कमाने? 3 दिन में तो गरीब भूख से ही मर जाएगा, मुझे तो ये लग रहा है। आखिर दिल्ली इनके बाप की थोड़ी है जो 3 दिन के लिए बंद कर दिया कमाना वमाना सब कुछ। क्या बोलना है, तोड़ दी सबकी झुग्गी है। घर से नाद कर दिया हमने, अच्छे बने घर बने पड़े थे, जगह भी नहीं मिल रही सर। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हमें जगह दे दो कहीं। उस हिसाब से हमें कहीं बना के हमें दे दे, कहीं मकान दे दे। हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। अभी जब से घर गिरा है तब से कोई एमएलए एमपी को कोई नहीं आया। जब तक हाथ जोड़ने आएंगे, वोट दे दो, वोट दे दो। किसी सरकार को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, आप नहीं देंगे बिल्कुल किसी को वोट। ये यही सब है। ये पूरा की साइड भी बहुत सारे, उधर की साइड भी बहुत है। आगे जाता हूँ जरा। आगे भी तोड़। अब वोट नहीं देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे घर चले गए हैं, तुमने सरकार गलत चूज़ की है। जो सरकार बिना सोचे समझे चूज़ करेगा उनकी यही हालत होगी। आज भी नहीं, 10 साल बाद में भी यही हालत होगी। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं लास्ट 4 वीडियो से बोलता आ रहा हूँ। ये तो बस इंसान है जो घर के अंदर रहते हैं, जो बाहर सड़कों पर जानवर घूमते हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा ये सोचिए आप लोग। G20 के बाद जैसे 11 या 12 तारीख को हमें टारगेट दिया गया है 10 तारीख तक, तो 11 या 12 तारीख के बाद हम रिलीज़ कर देंगे। जहाँ से हमने उठाया है लोकेशन के हिसाब से, जिस जगह से उठाया है वहाँ से वहीं पे छोड़ देंगे सारे डॉग। टारगेट का नाम तो तू ऐसे ले रहा है जैसे तुझे बहुत बड़ा टारगेट मिला हो। असल में तुझे 3 दिन के लिए ही टारगेट मिला है इन जानवरों को पकड़कर अपने कब्जे में रखने के लिए। आखिर में मीटिंग हुई, इनका काम निकला और तुझे बोलेंगे इनको छोड़ दो वापस रोड पर भूखा मरने के लिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आते क्यों है रोड पर? द प्रॉब्लम इज फूड। तो एनडीएमसी ऑलरेडी इसको इंश्योर कर रहा है कि एनफ फूड इज देयर इनसाइड द रिज एरिया। ये तो सही है, जानवर खाने की तलाश में ही सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको जेलों में डाल दोगे, उनको कैद कर लोगे। आखिर तुम्हें उनकी इतनी ही परवाह है तो उनको लाइफ टाइम तक रखो, उनको खाना दो, जिससे वो बाहर भी निकलेंगे और तुम्हारी सरकार को लोग बेहतर भी बताएंगे। हम किसी भी स्ट्रे एनिमल को किसी तरह का हार्म नहीं करना चाहते हैं। वी गिव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू देम, और इसलिए वो भी हम कर रहे हैं। और कुछ प्रयोग होते रहते हैं, कुछ कटआउट्स भी लगे हैं जिसको देख करके वो उनके पास ना आए। तो हम पूरी तरीके से इतना ही इंश्योर करना चाहते हैं कि वो गाड़ियां आ रही हों रोड पर ना आ जाएं, उनको किसी तरह का हार्म ना हो, एंड दे विल बी इनसाइड।
अबे तुम लोगों को जानवरों की जब इतनी ही परवाह थी वो सड़कों पर ना आ जाए तो तुम लोगों की सरकार क्या इतने दिन झगमरा रही थी? क्या इतने दिन जानवर सड़कों पे नहीं आते थे? आखिर 3 दिन में ही ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतनी परवाह होने लगी? सच्चाई क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी दिल्ली की हालत इतनी गई गुजरी है जो कि तुम विदेशों से आए हुए प्रधानमंत्रियों के सामने उसको बयान नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। तो यही है डार्क फेस ऑफ G20 की रियलिटी। दिल्ली में जिनके 30 साल से झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ऐसे बिल्स आते थे, जिनके नाम घर रजिस्टर्ड थे, उनके घरों को साफ करके सिंपल मैदान बना दिया गया। इन सबके जिम्मेदार और कोई नहीं है, ना पॉलिटिशियन है ना गवर्नमेंट है। इन सबके जिम्मेदार हम खुद हैं, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पॉलिटिशियन को चूज कर लिया और उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जिनके कारण नतीजा हम खुद देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं इस मुद्दे के ऊपर और नेताओं के भाषण दिखाना चाहूँ तो पता नहीं कितने ही चेहरे सामने आएंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बाय। एनजीओ का वकील किया था हमने। अच्छा। निर्मल को वो बिक गया, उसने बहुत छोटा पैसा लिया है। आपने वकील किया था? और ये वकील कब किया था आपने? वकील हमने 2 महीने पहले कर रखा था। तो अभी कितने घर गिराए हैं लोग? 135 जो 24 अगस्त को गिराए। 24 अगस्त में 135 25 साल हो गए। 1998 मान लो, इतना पुराना था बिजली। अच्छा, अलग से बिजली का मीटर वगैरह सब था।